Okay, the next section is fundamental forces in nature. Fundamental forces in nature. फोर्स हम सभी को इसका आइडिया है कि नहीं? फोर्स का है, बिल्कुल है. फोर्स इज अ पुश और पुल. अभी इतना समझते हैं. फोर्स इज अ पुश और पुल that when applied can change the state of the body and can deform it. ऐसे भी समझते हैं इसको. बहुत तरीके के फोर्स है. मस्कुलर फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, ठीक. तो लेकिन इन सभी फोर्सेस के साथ बात ये है, ध्यान से सुनना, कि इन सभी फोर्सेस को हम कुछ फंडामेंटल फोर्सेस के टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक. फॉर एग्जांपल देखो, स्प्रिंग. स्प्रिंग को जानते होंगे सब लोग, ठीक. ये स्प्रिंग है, ठीक है. इसको एक रिजिड सपोर्ट से हम लोगों ने उसका एक एंड फिक्स कर दिया है. अब मैं क्या करूंगा, ये एंड पकड़ के इसको इस तरफ खींचूंगा. तो एक्सपीरियंस से हमें पता है कि इस डायरेक्शन में हमको फोर्स फील होगा. ठीक. इसको मैं इस तरफ खींचूंगा तो मुझे फोर्स फील होगा इस डायरेक्शन में. कैसे होता क्या है, जब हम लोग इसको खींचते हैं तो नेबरिंग जो अगल बगल इसके एटम्स है ना, जो इस एलिमेंट में, ये आखिर किसी वायर से बना होगा, किसी एलिमेंट से बना होगा, तो उसके जो एटम्स हैं उनमें अट्रैक्शन होगा. क्यों अट्रैक्शन होगा? नेट अपोजिट चार्जेस पैदा होंगे. अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. नेट अपोजिट चार्ज पैदा होने की वजह से उसके एडजेसेंट एटम्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. तो इसीलिए जब मैं इसको खींचूंगा, ठीक, मैं इसको इस तरफ खींच रहा हूं, इसके एटम्स एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो क्या हो रहा है, मुझे फोर्स फील हो रहा है, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में. सेम इसी का उल्टा कब होगा, जब मैं इसको धक्का दूंगा. ठीक. अब मैं इसको धक्का देता हूं, इसको मैं धक्का दिया, धक्का मैं दे रहा हूं, ठीक है, यहां से इसको हाथ से दबा के धक्का दे रहा हूं. अब क्या हो रहा है, मुझे एक्सपीरियंस से पता है कि मुझे फोर्स फील होगा इस डायरेक्शन में. अब क्या हो रहा है, अब एडजेसेंट एटम्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. क्यों रिपेल कर रहे हैं? क्योंकि नेट सेम टाइप ऑफ चार्ज नेट जो है कि वहां पर इंट्रोड्यूस हो चुका है. इसलिए इस डायरेक्शन में मुझे एक नेट फोर्स फील होगा जब मैं इसको धक्का दे दूंगा. तो समझ में आया कैसे? अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि जितने भी फोर्सेस हमें पता है उनको हम लोग कुछ फंडामेंटल फोर्सेस के टर्म्स में हम लोग उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक. कौन है वो फंडामेंटल फोर्सेस? ठीक. लेट मी दिस फर्स्ट. Gravitational force, electromagnetic force, strong nuclear force, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये तो आपने 9th और 10th में मिला के पढ़ रखा है. ठीक है. फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स, दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी. ठीक है. मास ए, मास बी. मास ए, ऑब्जेक्ट ए मास बी पर एक फोर्स लगाएगा अपनी तरफ, डायरेक्टेड अलोंग इटसेल्फ. ठीक है. क्यों लगाया? बिकॉज दे हैव मास. ठीक है. और फोर्स कैसे दिया जाता है हमको पता है न्यूटन लॉ से, कि जो फोर्स होगा दोनों मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा.
दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, अगर ये दोनों पॉइंट मासेस हैं तो जो है कि इनका डायमेंशन नेगलेक्ट कर देंगे और दोनों के सेंटर से जो है जो सेंटर की डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, और यहाँ पर जी हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक। सो ग्रेविटेशनल फोर्स दैट वन ऑब्जेक्ट अप्लाइज ऑन द अनदर ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स मास, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, like charges repel each other, unlike charges attract each other, that's it. Current carrying conductor experiences a force in a magnetic field, that's it. This is electromagnetic force. Okay, ये सारी फोर्सेस आपको मिलेंगी, ठीक है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आगे आपको वैसे भी समझ में आने वाला है, ये ट्रेलर है सिर्फ। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स यही फोर्स होती है जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को न्यूक्लियस में स्टेबल रखती है, न्यूक्लियस में रखती है पकड़ के, ठीक है, और ये चार्ज पे नहीं डिपेंड करती, ठीक है। प्रोटॉन प्रोटॉन पे भी सेम फोर्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे भी सेम फोर्स, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे भी सेम फोर्स, ठीक है। हाँ, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस कुछ खास ही न्यूक्लियर एक्टिविटीज के दौरान ये जनरेट होती हैं, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है बीटा डीके। अभी ये सब समझने की, ये सब आपको वैसे भी मिलेगा, ठीक है, अभी समझ लेते हैं, अच्छी बात है। अब इन चारों में से ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक फोर्स है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकेस्ट अमंग द फोर, ठीक है, लेकिन इट्स अ लॉन्ग रेंज फोर्स। इमेजिन सूरज कितनी दूर है पृथ्वी से, लेकिन सूरज की ग्रेविटेशनल पुल के कारण ही धरती उसकी चारों तरफ चक्कर लगाती है। इट्स अ वेरी लॉन्ग रेंज फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है इससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से वीक है, ठीक। एक टेबल है, टेबल 1.3, आई गेस टेबल 1.3, यस इट इज टेबल 1.3। टेबल 1.3 में इनका रिलेटिव स्ट्रेंथ और इनकी प्रॉपर्टीज रखी है, मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आप उसको पढ़ें, ठीक है, पढ़िए उसको। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग द फोर। वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बट वीकर देन दीज टू। दैट्स इट, दिस कंक्लूड्स आवर section 1.4. next we come to section 1.5. let me clear this board for you. The next and the last section of this chapter is 1.5 nature of physical laws. समझते हैं इसको, ठीक है। कोई नेचुरल फिनोमेना, कोई फिजिकल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। इतना तो एक्सपीरियंस से अभी तक पता ही चला हुआ कि उसमें से कुछ क्वांटिटीज चेंज होती हैं, ठीक है, और कुछ क्वांटिटीज फिक्स रहती है। आपने 9th-10th में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा है। तो क्या होता है कि एनर्जी सिस्टम की नहीं चेंज होती है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ही ट्रांसफर होती है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, और मोमेंटम एक आइसोलेटेड सिस्टम का हमेशा कंजर्व्ड रहता है, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहा हूं यहाँ पर। तो यहां से कंजर्वेशन लॉज का प्रिंसिपल आता है, ठीक है, कंजर्वेशन लॉज। अब लॉज के साथ एक बहुत ही अजीब बात है कि जितनी बार भी हम लोगों को कोई ऐसा प्रोसेस मिलता है जो हमारे लॉ को फॉलो करता है, तो दरअसल उस लॉ को प्रूव नहीं करता है, उसको वो हर बार वेरीफाई करता है। समझो मैं क्या बोल गया। एक लॉ है मेरे पास, ठीक है, समझ लो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक, G(m1m2/r² से हम लोग बार बार कैलकुलेशन कर रहे हैं, बार बार हम लोगों को सही रिजल्ट मिल रहा है, उससे बार बार हम लोग ग्रेविटेशनल लॉ को वेरीफाई कर रहे हैं, प्रूफ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपकी बुक में एक लाइन है, शायद लास्ट बॉक्स में एक लाइन है, लास्ट बॉक्स में लाइन है कि these laws it is unfair to ask someone to prove these laws, ठीक है। मतलब समझिए, आप लोग बार बार जब हम लोग G(m1m2/r²) या फिर 1/4πε0 Q1Q2/r², इससे हम लोग जब भी कोई रिजल्ट निकालते हैं, किसी एक्सपेरिमेंट का कोई रिजल्ट निकालते हैं, तो हम दरअसल बार बार
न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर कूलम्स लॉ को बार बार हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं उसे। हम लोग 1000 एक्सपेरिमेंट, लाखों एक्सपेरिमेंट से हम लोग उसे वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन उस लॉ को डिस्प्रूव करने के लिए सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट काफी है। अगर एक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट उस लॉ के अगेंस्ट आ जाता है तो हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जब तक E इज इक्वल टू mc स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं दिया था आइंस्टीन ने, तब तक ये प्रोफाउंड लॉ था, वेल एस्टैब्लिश्ड लॉ था, ठीक है, कि मास in a reaction, in a chemical reaction, mass remains conserved। लेकिन जब न्यूक्लियर प्रोसेस में मास से एनर्जी को कन्वर्ट कराया गया, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कराया गया, तब ये लॉ फेल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास 4 बेसिक कंजर्वेशन लॉ है, ठीक है। फर्स्ट ABC चलते हैं, ABC लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, law of conservation of momentum, law of conservation of momentum। तो 4 लॉ हैं, मुझे लगता है ये 3 तो आपने पक्का पढ़ ही रखा है 9th-10th तक, ठीक है। ये आप रोटेशन के चैप्टर में पढ़ लेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सेम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जैसे मोमेंटम वैसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, ये इसका रोटेशनल एनालॉगस है एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एज आई सेड अर्लियर, एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed but it can be transformed from one form to another, ठीक है। like a stretched bow, you stretch a bow to release an arrow, okay, so what you do, you stretch the string to gain some potential energy. How do you gain that potential energy? By doing the work, your muscles do work to pull that string, okay. When you release that string, since arrow has gained the potential energy of the string converts into kinetic energy of arrow and hits the target. That's it. Law of conservation of charge, same. Charges can also neither be created nor be destroyed. Law of conservation of momentum, you all know, in an isolated system the momentum of the system remains conserved। इस पर काफी काम हो चुका है मुझे लगता है इन तीनों पे, यही एक है जो नया है, सेम डेफिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ in an isolated system the net angular momentum of the system remains conserved। that's it, ठीक है। जितना मैंने अभी तक बोला है ये आप लोगों ने या तो पहले से पढ़ रखा है कहीं से, ठीक है, नहीं पढ़ रखा है तो अब पढ़ लिया। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं, इस चैप्टर में बस यही इंट्रोडक्शन है सारे। मैं चाहता हूँ आप इस चैप्टर को एक बार पढ़ें, ठीक है। टेबल नंबर 1.3 और 1.4 जरूर देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। इस चैप्टर को एक बार पढ़िए, और नहीं पढ़ते हैं तो जितना मैंने बताया इस चैप्टर के बारे में दैट्स इनफ, ओके। नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों का यूनिट्स एंड मेजरमेंट होगा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यस, नेक्स्ट चैप्टर विल बी द यूनिट्स एंड मेजरमेंट, चैप्टर नंबर 2, ठीक है। और हम एक बार बता देता हूँ कि एनसीईआरटी की बुक स्टैंडर्ड बुक है इस सब्जेक्ट को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। बहुत लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं बहुत एलिमेंट्री बुक है, लेकिन नहीं, ठीक है। ये बहुत एक अच्छा एक फिजिक्स का फाउंडेशन बनाने के लिए ये बुक बहुत अच्छी है, ठीक। जिनके पास हार्ड कॉपी है बहुत अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है हार्ड कॉपी
वो डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से, पीडीएफ आराम से मिल जाते हैं वेबसाइट्स पे। ओके, दिस कंक्लूड्स आवर चैप्टर। ठीक है, ओके, थैंक यू।